हेलो एवरीवन। आज हम क्या देखने जा रहे हैं? तो आज हम देखने जा रहे हैं जो हमने स्टार्ट किया था समुच्चय सेट्स, जो टॉपिक हमने स्टार्ट किया था, तो उसका आज हम पार्ट 3 देखने जा रहे हैं। इससे पहले हमने पार्ट 1 कर लिया है और हमने पार्ट 2 कर लिया है, ठीक है। जहाँ पे हमने क्या देखा था? तो हमने देखा था समुच्चय होता क्या है, समुच्चय का निरूपण, ठीक है, यानी कि सेट्स क्या होते हैं, फॉर्म्स ऑफ सेट्स क्या है। तो चलिए फिर हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाएंगे। पार्ट 3 में आज हम क्या देखने जा रहे हैं? तो पार्ट 3 में हम देखने जा रहे हैं समुच्चय के प्रकार। तो समुच्चय के प्रकार की यदि हम बात करें तो सबसे पहले हम कौन सा समुच्चय का प्रकार देखने जा रहे हैं? पहला समुच्चय का प्रकार क्या है? तो रिक्त समुच्चय। क्या है? रिक्त समुच्चय, खाली समुच्चय, या फिर जब जिसको हम नल समुच्चय भी कहते हैं। तो इसका क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है कि जब कोई भी तत्व मौजूद ना हो, जब कोई भी तत्व मौजूद ना हो, जब कोई भी अवयव मौजूद ना हो, तो ऐसे समुच्चयों को हम क्या कहते हैं? तो ऐसे समुच्चयों को हम नल समुच्चय, रिक्त समुच्चय या खाली समुच्चय कहते हैं। क्लियर है? समझ में आया आप लोगों को? ये जो रिक्त समुच्चय होता है तो उसको ना हम रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं फाई का। क्या प्रयोग में लाते हैं? हम फाई लाते हैं। और फाई क्या है? कि रिक्त समुच्चय, यानी कि उसके अंदर कोई भी अवयव मौजूद नहीं है। याद रखना कि आपको ऐसे नहीं लिख देना है, ऐसे नहीं लिखना है, ये गलत हो जाएगा आपका। फाई ही क्या है? यहाँ पे मैं यहाँ पे ऐसे भी लिख देती हूँ। फाई क्या है? रिक्त समुच्चय है। इसका मतलब कि आपको उसको यदि दिखाना है रिक्त समुच्चय तो उसके अंदर आपको कोई भी अवयव को नहीं रखना है, तभी जाकर के हम बोलेंगे कि ये क्या है, ये फाई, ये जो है रिक्त समुच्चय है। अब ये मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ, रिक्त समुच्चय को केवल आप इस तरीके से लिख सकते हैं या फिर इस तरीके से लिख सकते हैं या फिर ऐसे भी लिख सकते हो। यानी कि केवल फाई आपने लिख दिया, यानी कि समझ में आ गया कि ये क्या है, ये खाली समुच्चय, रिक्त समुच्चय। यदि आपने एक मंझला कोष्ठक बनाया है और उसके अंदर कोई अवयव को आपने नहीं रखा तो वो भी आपका क्या हो जाएगा? रिक्त समुच्चय। या फिर आप फाई के बराबर ये रिक्त समुच्चय को रख देते हैं, यानी कि एक मंझला कोष्ठक बना करके उसमें कोई अवयव नहीं रखते, तो उसका क्या अर्थ निकलता है? तो उसका अर्थ निकलता है रिक्त समुच्चय। आई होप समझ में आ गया होगा। देख लीजिए, ये रहा A इक्वल्स टू क्या है? A इक्वल्स टू मंझला कोष्ठक यानी करली ब्रैकेट और उसके अंतर्गत कुछ भी नहीं है। क्लियर? समझ में आ गया आप लोगों को? इतनी चीजें क्लियर है। सेम चीज, यही चीज जो लिखी हुई है यहाँ पे हिंदी में, यही चीज यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यही चीज यहाँ पे इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। तो यदि आप इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट हैं तो भी आपको दिक्कत नहीं जाएगी, यदि आप हिंदी मीडियम की स्टूडेंट हैं तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद में हम परिमित समुच्चय की बात करते हैं। तो परिमित समुच्चय क्या होता है? तो इसमें संख्या या फिर अवयव की संख्या क्या होती है? तो सीमित होती है। अवयवों की संख्या जब किसी समुच्चय में सीमित रहे, निश्चित रहे, सीमित रहे या फिर हम बोल दें निश्चित रहे, तो ऐसे समुच्चयों को हम क्या कहते हैं? तो ऐसे समुच्चय को हम परिमित समुच्चय कहते हैं। उदाहरण के रूप में यदि हम लें A इक्वल्स टू A B C D E, यानी कि हमने क्या किया? सीमित कर दिया है अवयव को इसके अंदर, किसके अंतर्गत? समुच्चय A के अंतर्गत हमने अवयवों को सीमित कर दिया, तो उसे ही हम क्या कहेंगे? तो उसे ही हम परिमित समुच्चय कहेंगे। अपरिमित समुच्चय क्या होता है? जैसे कि हम पूर्ण संख्याओं का समुच्चय लिख दें, यानी कि 0 1 2 3 से लेकर के अनंत तक, यानी कि यहाँ पे अवयवों की संख्या निश्चित नहीं है, सीमित नहीं है, इन्फिनिटी तक जा रही है, अनंत तक जा रही है, तो उसको हम क्या कहेंगे? तो उसको हम अपरिमित समुच्चय कहेंगे। फिर उसके बाद में आता है समान समुच्चय, बराबर का समुच्चय। तो इसका क्या मतलब हुआ? यदि हम A लिखें, A को हमने लिख दिया A, B, C हमने लिख दिया, हमने B लिया और उसको हमने लिख दिया B, C, A हमने लिख दिया। अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि समुच्चय A और समुच्चय B दोनों में ही जितने भी अवयव हैं वो समान है, बराबर है। तो हम यहाँ पे कह सकेंगे कि समुच्चय A जो है समुच्चय B के बराबर है, समान है। तो यही क्या कहलाता है? समान समुच्चय कहलाता है। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं उपसमुच्चय। तो उपसमुच्चय क्या होता है? तो उपसमुच्चय होता है कि जब कभी अवयव A को हमने लिख दिया, हमने लिखा इसको A और B, A को हमने क्या लिख दिया? A और B। ये थोड़ा सा
आपको डिस्टर्बेंस आ रहा होगा, है ना, ये डिस्टर्बेंस आप लोगों को आ रहा होगा, गिलहरी की आवाज़ है ये, इसलिए आप लोगों को थोड़ा डिस्टर्बेंस आ रहा होगा, सॉरी। तो ए क्या है, ए को हमने लिख दिया ए और बी, ठीक। फिर उसके बाद में हमने लिख दिया P इक्वल्स टू B इक्वल्स टू ए हमने लिखा। अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं B का अवयव जो है A का एक अवयव है कि नहीं? बिल्कुल है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि B क्या है, तो B A का उप समुच्चय है। क्या है? B A का उप समुच्चय है। ठीक, समझ में आया बात आपको? यहाँ पे ये बताए, यानी कि समुच्चय B का प्रत्येक अवयव यदि समुच्चय A में मौजूद हो, यदि समुच्चय A का एक अवयव हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, तो हम B को कहेंगे कि B क्या है, A का उप समुच्चय है। समझ में आया? जैसे कि यहाँ पे A इक्वल्स टू 1 2 आप देख रहे हैं, तो 1 2 B में मौजूद है, इसीलिए A क्या हुआ, B का उप समुच्चय हुआ, B का उप समुच्चय हुआ। समझ में आया? यानी कि प्रत्येक मिलना चाहिए, जिसको उप समुच्चय बनाना है उसका प्रत्येक अवयव जिस किसी का भी बना देना है वो मिलना चाहिए। जैसे कि हमने एक को लिया, 1 2 3 4 5 ले लिया। अब हमने B को लिया, 3 2 1 ले लिया। अब ये बताओ, 3 भी है इसमें, 2 भी है इसमें और 1 भी है इसमें, यानी कि B को हम क्या कहेंगे कि B A का उप समुच्चय है, B A का उप समुच्चय है। ठीक, याद रखना। फिर उसके बाद में तो फिर A को हम क्या कहेंगे बताओ, A को क्या कहेंगे, तो A को हम कहेंगे अधि समुच्चय। क्या कहते हैं हम? A को अधि समुच्चय कहते हैं। इसको यहाँ पे मिटा देती हूँ और फिर उसके बाद लिख करके बताती हूँ। ठीक, A को यहाँ पे जैसे कि मैंने लिखा था ना, जैसे कि यहीं पे हम देख लेते हैं, यहीं पे हम देख लें, तो यहाँ पे B क्या हुआ, B को हम बोलेंगे सुपर सेट। सुपर सेट यानी कि उसको हम क्या बोलेंगे, अधि समुच्चय। क्या कहते हैं हम हिंदी में? अधि समुच्चय कहते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि ये क्या है, इसके पास सब कुछ है, इसके पास सब कुछ है। 1 2 3 4 5, ये बड़ा है, ये इसके पास में सब कुछ है। अब B ले लो, अब B को ले लो 3 4 5, तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि B क्या है, B A का उप समुच्चय है, यानी कि A क्या है, ये तो उप हो गया, तो A क्या है, A जो है अधि समुच्चय है। ये क्या है, अधि समुच्चय कहलाएगा। यानी कि इसमें हम मान करके चले, इसमें हर प्रत्येक उस प्रकार का अवयव है जो किसी भी उप समुच्चय के अंतर्गत होगा, यानी कि ये ही अपने अवयवों को इनको दिया है। हम ऐसा भी मान सकते हैं, है ना, हम ऐसा भी मान सकते हैं। तो ये क्या है, अधि समुच्चय कहलाता है, इसे हम सुपर सेट कहते हैं। ठीक, क्लियर है इतनी बातें। फिर उसके बाद में हम आ जाते हैं, किसके बारे में हम आ जाते हैं, फिर एक प्रकार का एक और समुच्चय होता है जिसको हम ना एकल समुच्चय कहते हैं। क्या कहते हैं हम? एकल समुच्चय। एकल समुच्चय होना मतलब कि उसमें केवल और केवल एक ही अवयव होना। जब कभी भी कहीं पे एक ही अवयव मौजूद है तो उसको ही आप क्या कह दोगे, उसको आप एकल समुच्चय कहोगे। क्या कहोगे? एकल समुच्चय, सिंगलटन सेट जिसको हम बोलते हैं। ठीक, फिर उसके बाद में यदि हम बात करते हैं कि यूनिवर्सल समुच्चय या फिर सार्वभौमिक समुच्चय, सार्वभौमिक समुच्चय, यूनिवर्सल समुच्चय, तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल U से। हम रिप्रेजेंट करते हैं, किसे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल U से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, तो ये क्या है, ये यूनिवर्सल मतलब क्या हुआ? यूनिवर्सल का मतलब ये होता है कि एक समुच्चय जिसमें वेन आरेख में मौजूद अन्य सेट के सभी तत्व होते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ जैसे कि A है, A में क्या है, 1 2 है, B में क्या है, 2 3 है। अब आपको इसका यूनिवर्सल बनाना है तो रिपीट नहीं करना है, बस आपको क्या लिख देना है, 1 2 3 1 2 3, यानी कि यूनिवर्सल समुच्चय में क्या किया जाता है कि सभी को एक साथ लिख दिया जाता है। सार्वभौमिक है, वेन आरेख में मौजूद अन्य सेट के सभी तत्व होते हैं U के अंतर्गत। सभी अन्य सेट मतलब अन्य समुच्चयों के सभी तत्व जब मौजूद हो तो उसको ही हम यूनिवर्सल
समुच्चय सार्वभौमिक समुच्चय कहते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से इसको समझाऊंगी। ठीक, फिर उसके बाद में यदि हम बात करते हैं, फिर आता है और भी प्रकार का समुच्चय होता है। क्वेश्चन के माध्यमों से वो आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। ये बेसिक सा समुच्चय था जो कि आपने समझ लिया है। अब क्वेश्चन के माध्यम से आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इसका एक बार इंग्लिश फॉर्म भी देख लेते हैं। एम्प्टी सेट क्या होता है? नल सेट होता है, यानी कि जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होते हैं। फाइनाइट क्या होता है? लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं, जैसे कि 1 2 3 4। इनफाइनाइट क्या होता है? इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं, जैसे कि 1 0 1 2 3। अब कहाँ जा रहे हैं? इन्फिनिटी तक जा रहे हैं। ठीक, फिर उसके बाद में हम बात करें इक्वल सेट क्या होता है, यानी कि जब सेट A इक्वल टू सेट B है तो उसको ही हम इक्वल सेट बोलेंगे, यानी कि सेम नंबर्स ऑफ एलिमेंट जब मौजूद होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, तो उसको हम इक्वल सेट बोलते हैं। सबसेट्स मतलब क्या होता है कि A इज सेड टू बी अ सबसेट ऑफ B इफ ईच एलिमेंट ऑफ A इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ B, यानी कि सेट A का जो ईच एंड एवरी एलिमेंट इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ set B, then we can say A is a subset of B। ठीक, फिर यूनिवर्सल सेट क्या होता है? A set which consists of all elements of other set present in a Venn diagram, that set is known as a universal set and it is represented by capital U। ठीक है, ये इसको यूनिवर्सल सेट को मैं आगे आपको बहुत अच्छे तरीके से भी समझाऊंगी। साथ में सिंगलटन क्या होता है? जिसमें केवल और केवल एक ही कोई एलिमेंट प्रेजेंट हो तो उसको हम सिंगलटन बोल देते हैं। क्लियर है? जो कि हमने अभी हिंदी में देखा, हमने इंग्लिश में भी देख लिया। आइए अब हम क्वेश्चन सॉल्व करें तो हमें समझ में आए। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन रिक्त समुच्चय का उदाहरण है? आपसे रिक्त समुच्चय यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो रिक्त समुच्चय का क्या हमने पढ़ा? तो रिक्त समुच्चय को हम किससे डिनोट करते हैं? तो पहली बात, रिक्त समुच्चय को हम डिनोट करते हैं फाई से, हम डिनोट करते हैं। ठीक, बिल्कुल समझ में आ गया आप लोगों को। यहाँ पे मैं पेन का कलर बदल लूंगी जिससे आप लोगों को चीजें अच्छे से यहाँ पे दिखाई दे। तो रिक्त समुच्चय हमसे पूछा जा रहा है, यानी कि वहां पे क्या है? वहां पे कोई अवयव मौजूद नहीं होना, वही रिक्त समुच्चय की पहचान है। तो 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्या, विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय क्या है बताइए। अब यहाँ पे आपको दिमाग लगाना नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं लगाना पड़ेगा? क्योंकि यहाँ पे तो क्वेश्चन में ही उत्तर दे दिया है, 2 से भाज्य। यदि 2 से भाज्य है तो क्या विषम संख्या होगी? जी नहीं। 2 से भाज्य संख्या क्या कहलाती है? सम कहलाती है। विषम कहलाती है क्या? जी नहीं। इसका मतलब कि ये केवल हमें घुमाने के लिए दिया गया है और इसका उत्तर क्या आएगा? इसका उत्तर आएगा रिक्त समुच्चय, यानी कि कोई भी अवयव यहाँ पे मौजूद नहीं होंगे। फिर उसके बाद दिया गया है सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, यानी कि सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, यानी कि ये क्या हो गया? 2 हो गया क्या? जी हाँ, सम पूछा गया और अभाज्य संख्या बोली गई है। तो सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, यानी कि 2 अपन लिख दिए। ठीक, तो ये क्या होगा? तो ये भी हमारा ये क्या हो गया? यहाँ पे क्या ये रिक्त समुच्चय है? नहीं, ये तो आंसर आ गया है। सम है, इवन है, जो 2 से विभाजित होता है। जो 2 से विभाजित होता है तो वही क्या कहलाता है? सम है, वही सम है। तो सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय पूछा गया, तो यहाँ पे तो आ गया आंसर। यहाँ पे 2 हमने लिख दिया है। ठीक, फिर उसके बाद में इवन प्राइम नंबर क्या होता है? तो 2 होता है ना, प्राइम नंबर भी है जो कि इवन भी है। समझ, अभाज्य मतलब प्राइम हुआ। ठीक है, यानी कि जो स्वयं से एवं एक से जो विभाजित हो उसको हम अभाज्य बोलेंगे। और सम क्या बोलेंगे? सम ऐसी संख्या होती है जो 2 से विभाजित होती है। तो यहाँ पे इवन प्राइम नंबर, यदि हम अभाज्य संख्या की बात करें तो कहाँ से प्रारंभ होता है? 2 से प्रारंभ होता है। और वो 2 क्या है? वो तो सम है। इसका मतलब आपको यहाँ पे तो एक अवयव मिल गया है। इसका मतलब क्या ये रिक्त समुच्चय है? तो जी नहीं, ये रिक्त समुच्चय नहीं है। ठीक, ये रिक्त समुच्चय नहीं है। तो अच्छा ये बताओ, तो फिर ये क्या है? तो ये है एकल समुच्चय। क्या है? एकल समुच्चय है। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? रिक्त समुच्चय कब होगा? जब कोई उत्तर आपको ना मिले, यानी कि रिक्त है केवल वो। ठीक, फिर उसके बाद हम आ जाते हैं x इज सच दैट x एक प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या मतलब कि नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? तो 1 2 3 से लेकर के अनंत तक जाता है। x एक प्राकृत संख्या है। ऐसा है कि x का मान 5 से छोटा है।
x का मान 5 से छोटा है, साथ ही साथ x जो है 7 से बड़ा है। ये क्या है, ये मतलब समझ रहे हो, जब कोई मान जब यदि वो 5 से ही छोटा हो गया तो वो 7 से बड़ा हो जाएगा क्या? जी नहीं हो जाएगा क्या? नहीं हो पाएगा ना। ऐसे कैसे हो सकता है? यदि कोई मान 5 से छोटा है तो वो 7 से भी तो छोटा होगा। यानी कि ये क्या हमें बनाने के लिए है, ये हमें मूर्ख बनाने का एक प्रश्न दिया गया है। यानी कि इसका उत्तर क्या आएगा? इसका उत्तर आएगा रिक्त समुच्चय आएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये इस तरीके से यदि प्रश्न मिलते हैं आपके तो आपको बनाना क्या है, रिक्त समुच्चय बताना था। तो हमने बता दिया कि ये भी रिक्त समुच्चय है, ये रिक्त समुच्चय नहीं है क्योंकि सम अभाज्य संख्या 2 है यहाँ पे, और ये भी रिक्त समुच्चय है। ठीक, आई होप समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन परिमित है और कौन अपरिमित समुच्चय है। तो चलिए देखते हैं। यदि हम परिमित की बात करें तो हमने क्या देखा, यानी कि यहाँ पे निश्चित है अवयवों की संख्या, जहाँ पे निश्चित है वो परिमित, और अपरिमित क्या है, जहाँ पे अवयवों की संख्या अनिश्चित है तो उसको ही हम क्या कहेंगे, अपरिमित कहेंगे। यानी कि वेयर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज लिमिटेड दैट इज नोन एज फाइनाइट सेट, एंड वेयर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर unlimited we can say that set to be an infinite set। ठीक है, तो वर्ष में महीनों का समुच्चय पूछा गया है, यानी कि आपको ईयर में आपको मंथ्स का सेट्स पूछा जा रहा है। अब मंथ कितने होते हैं, महीने कितने होते हैं, एक साल में 12 ही होते हैं। तो बस उनका आप सेट बना दीजिए, जनवरी से लेकर के जनवरी फरवरी मार्च से लेकर के लास्ट में एंड कहाँ होगा, तो दिसंबर में एंड होगा। यानी कि ये क्या है, ये सीमित है, ये निश्चित है। इसका मतलब ये क्या है, तो ये एक परिमित समुच्चय है। क्या है ये, परिमित समुच्चय है। ठीक, समझ में आया, ये एक फाइनाइट सेट हुआ। क्यों, क्योंकि वी आर नोइंग ना कि हाउ मेनी there are number of months in a year, we are knowing that there are 12 months। हम जानते हैं कि एक वर्ष में कितने महीने हैं, तो 12 महीने। तो ये हम क्या बोलेंगे, परिमित है, ये सीमित है, निश्चित है। फिर उसके बाद आपसे पूछा गया है 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय, धन पूर्णांकों का समुच्चय। तो धन पूर्णांकों 100 से बड़ा क्या है, तो 101, 102। अब पूर्णांक बोल रहे हैं तो अनंत तक जाएगा धन। अब यही आप हमसे बोल देते तो ये क्या है, ये अपरिमित है। ये क्या है, अपरिमित समुच्चय है। ठीक, यही हमसे बोल देते कि 100 से छोटे धन पूर्णांक, तो हम बिल्कुल निकाल लेते 1 से लेकर के 99, तो ये धन पूर्णांक है। तो जब ये धन पूर्णांक है यानी कि ये क्या है, ये तो सीमित हुए, तो ये हो जाता परिमित हो जाता। तो क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना है कि पूछा क्या गया है। आपसे 100 से बड़े पूछा गया तो 101, 102 से अनंत तक जाएगा। लेकिन यही छोटा बोल देते तो हमें पता है कि कहाँ से आ जाता, धन बोल देते, ऊपर से धन बोल देते तो 1 से लेकर के 99 ही है। ठीक, तो वो परिमित हो जाता। ठीक, फिर उसके बाद पूछा गया है 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। तो 99 से छोटे पूछा गया है, तो हम क्या बता सकते हैं, क्या 99 से कौन कौन छोटे? जी हाँ, अभाज्य बोला है, अभाज्य पूर्णांक 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांक। यानी कि अभाज्य क्या है, तो 2 से चालू होता है, 2 भी होता है अभाज्य, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, इस तरीके से चलता जाएगा। 99 बोला है तो 99 तो अभाज्य नहीं है। फिर उसके बाद 98 आता है, वो भी अभाज्य नहीं है। तो इसका मतलब कि 97 तो अभाज्य है। तो बस क्या हो गया, ये 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय है। तो ये तो हमें पता चल गया कि ये क्या है, ये निश्चित है, सीमित है। इसका मतलब इसका उत्तर क्या आएगा, यह एक परिमित समुच्चय है। क्या है ये, परिमित समुच्चय है। ठीक, आगे बढ़े हम लोग। फिर आगे यदि हम देखें x अक्ष में समांतर रेखाओं का समुच्चय। यदि x अक्ष में बात करें तो ये है हमारा, ये हमने खींच दिया, ये है x अक्ष, ये है y अक्ष, हमारा x एक्सिस और y एक्सिस हुआ। अब उसके समांतर रेखाओं का समुच्चय बोला गया है, तो ठीक है बना देते हैं। अब ये तो कहीं तक हमें पता थोड़ी ना है कि एंड कहाँ पे हो रहा है, ये तो मतलब कि चलती ही जा रही, अनंत तक जाएगी। इसका मतलब कि इसका उत्तर क्या आएगा, इसका उत्तर आएगा यह एक अपरिमित समुच्चय है, ये एक इनफाइनाइट सेट है। क्या है, इनफाइनाइट सेट है। फिर पूछा गया है उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज हैं। यानी कि हमें क्या बताना है, 5 का मल्टीपल बताना है। यहाँ पे
5 का मल्टीपल बताने के लिए बोला गया है कि ऐसा सेट बताना है हमें जो कि 5 का मल्टीपल हो। तो 5 का मल्टीपल बताओ क्या होता है। 5 का मल्टीपल मतलब जो 5 से इंटू हो जाए, जो 5 से जिसका गुणा हो जाए, यानी कि 5 एकम 5 दूनी, ठीक है। तो ये यहाँ पे यदि हम बात करें 10 आ गया, फिर उसके बाद 3 कितना आएगा 15 आएगा, फिर उसके बाद 4 कितना आएगा 20 आएगा। यानी कि ये क्या है, तो यह तो प्राकृत संख्या तो अनंत तक जाएगी और उसके साथ में आप 5 का गुणा 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 करते जाना तो उसका आपको उत्तर मिलता जाएगा। इसका मतलब कि इसकी ये क्या है, ये अनंत तक जाएगी। हम सीमित कर सकते हैं क्या? हम सीमित नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हम प्राकृत संख्याओं को सीमित नहीं कर सकते। और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि ये तो प्राकृत संख्या है और उसमें 5 का बस केवल गुणा करते जाएंगे तो वो तो आगे बढ़ता जाएगा, असीमित हो जाएगा। जब वो असीमित है तो वो उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे ही हम अपरिमित कहेंगे। ठीक, जो अनलिमिटेड है वही इनफाइनाइट हो जाता है। क्लियर है, समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में से हमें अब बताना है कि a के बराबर b है या नहीं है। a के बराबर b है या नहीं है। आइए देख लेते हैं पहला प्रश्न क्या दिया है। a का मान दिया हुआ है हमें। a के अंदर कौन कौन से अव्यय हैं, a b c d दिया है। b के अंदर कौन कौन से अव्यय हैं, तो d c b a दिया है। तो बिल्कुल d भी आ गया, c भी आ गया, b भी आ गया, a भी आ गया। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं समुच्चय a जो है समुच्चय b के बराबर है, समान है। सेट a इज इक्वल टू सेट b, और इसको ही हम क्या बोलते हैं, इसको ही हम इक्वल सेट बोलते हैं। इक्वल सेट, समान सेट, बराबर सेट हम बोलते हैं। समान समुच्चय, बराबर समुच्चय, इक्वल सेट बोलते हैं। अब यहाँ पे हमसे दूसरा प्रश्न किया गया है। दूसरे प्रश्न में हमसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है, 2 4 6 8 10। a का मान दे दिए 2 4 6 8 10। x को फिर b का मान देते हुए ये कौन सा फॉर्म है, तो समुच्चय, ये क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म है, समुच्चय निर्माण रूप है ये। ठीक, तो इसका मतलब कि हमें यहाँ पे निर्माण करना है, इसको हमको रोस्टर फॉर्म में लाना है। तो x ऐसा है कि x सम धन पूर्णांक है, सम धन पूर्णांक है, लेकिन x जो है क्या है कि 10 से छोटा है एवं बराबर है। धन पूर्णांक बोले हमसे, तो धन पूर्णांक क्या होंगे यहाँ पे, तो 2 हो जाता है, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और 10 से छोटा है लेकिन 10 के बराबर भी है, तो 10 को भी हम ले लेंगे। यानी कि b का मान हमारे पास क्या आया, 2 4 6 8 10। a क्या दिया हुआ है, तो a भी 2 4 6 8 10 दिया है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि a जो है b के बराबर है। a सेट a इज इक्वल टू सेट b, इसका मतलब कि ये क्या है, ये इक्वल सेट है। क्या है, इक्वल सेट है, समान समुच्चय है। ठीक, क्लियर है, समझ में आया आप लोगों को। फिर उसके बाद में हमसे बोला जा रहा है कि a इक्वल्स टू 2 3 दिया गया है हमें। फिर उसके बाद हमसे बोला गया है ये कौन सा फॉर्म है, तो ये भी सेट बिल्डर फॉर्म में दे दिया गया है। ये हमको किस रूप में दिया गया है, तो ये हमको यहाँ पे स्टेटमेंट, एक प्रकार से स्टेटमेंट फॉर्म हम इसको बोलते हैं। और स्टेटमेंट फॉर्म को मैंने आपको बताया था कि ये क्या है, वाक्य रूप। और वाक्य रूप कौन सा रूप हो जाता है, किसका ही प्रकार, किसके अंतर्गत ही आ जाता है, तो सेट बिल्डर फॉर्म में ही हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। हिंदी में, इंग्लिश में पूरी तरीके से वो अलग होता आता है। ठीक, तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है x समीकरण, x ऐसा है कि x समीकरण x² 5x + 6 = 0 का एक हल है। तो इसका पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। x² + 5x + 6 = 0, यानी कि इसको क्या करते हैं, 1 × 6 6 होता है, 1 × 6 6 होता है। 1, आई होप आता होगा आप लोगों को सॉल्व करने। और 6 और किसको हम गुणा करें तो 6 आए, जिसको गुणा करने पे 6 आए, और जिसको हम कुछ प्लस माइनस करें तो 5 आना चाहिए। तो 2 और 3 हुआ क्या, जी हाँ, 2 3, यानी कि 2 × 3 क्या होता है, 6 होता है, और 2 + 3 कितना होता है, 5 होता है। ये चीज आपने पढ़ा होगा और आपको ये आता भी होगा, है ना, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे क्या हम लिख सकते हैं, क्या, x² = 2x + 3x + 6, जी हाँ, बिल्कुल लिखा जा सकता है। यहाँ से हम x को कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे लिख देंगे हम x + 2। यहाँ पे हम 3 को कॉमन लेंगे, क्योंकि यहाँ पे कैसे लिखा गया है, 2 × 3 होता है। तो 3 को बाहर निकाल दो, तो x + 2 हुआ = 0।
अब इसको साथ में लिख देते हैं x प्लस 2 और यहाँ पे लिखेंगे हम x प्लस 3 लिख देंगे इक्वल्स टू 0। अब x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 तो x का मान क्या आया, x का मान आया -2 आया। अब x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 तो x का मान क्या आएगा, x का मान आएगा -3 आएगा। यानी कि यहाँ पे हमें x के दो मान मिले हैं, एक तो -2 मिला है और -3 मिला है हमको, x का दो मान है। यहाँ पे हमें क्या x का मान ये 2 और 3 आया, x का मान हमें क्या मिला है, तो 2 और 3 मिला है। यानी कि हमें x कैसे रूप में मिला है, 1 मिनट है ना, x का हमें दो मान मिला है। क्या क्या मिल गया है हमें, तो x मिला है हमको -2 और -3, यानी कि हमको यहाँ पे b मिल गया। b क्या मिला है हमको, -2 और -3 मिला है। और a क्या दिया हुआ है, तो a दिया हुआ है 2 और 3 दिया है। तो ये बताओ क्या a b के बराबर है, क्या समुच्चय a समुच्चय b के बराबर है? जी नहीं, समुच्चय a b के बराबर नहीं है। तो बराबर नहीं है तो उसको आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे रिप्रेजेंट, इक्वल को ऐसे, जब इक्वल नहीं है तो ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो बस हो गया, यानी कि ये क्या है, नॉट इक्वल सेट है, यानी कि इक्वल सेट नहीं है। और ये पूछा गया था कि बताना है क्या ये है क्या, तो ये नहीं है। ठीक, तो इस तरीके से आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि बराबर समुच्चय क्या होते हैं, समान समुच्चय क्या होते हैं, इक्वल सेट क्या होता है, सिंगलटन एकल क्या होता है, रिक्त क्या होता है, परिमित क्या होता है, अपरिमित क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, साथ में हमने पहले उसका डेफिनेशन से स्टार्ट किया, फिर हमने उसका प्रश्न भी देख लिया। अब हम अपने नेक्स्ट सेशन में इसी को आगे बढ़ाएंगे, यानी कि प्रश्नों को हम आगे बढ़ाएंगे और समझेंगे कि उपसमुच्चय क्या कहलाता है, अच्छी तरीके से समझेंगे, अधिसमुच्चय क्या होता है, फिर और भी समुच्चय आते हैं, प्रॉपर सेट भी आता है। ठीक, तो इसको पावर सेट देखेंगे, प्रॉपर सेट देखेंगे जिसको हम उचित उपसमुच्चय कहते हैं, फिर उसके बाद में आता है पावर सेट आता है, तो उसको भी हम देखेंगे। तो ये सभी चीजें हम अपने नेक्स्ट क्लास में, फिर उसके बाद हम अंतराल पढ़ेंगे, इंटरवल पढ़ेंगे, तो ये सभी चीजें क्रम से हम पढ़ते जाएंगे। तो इसी के साथ में आज की क्लास को मैं एंड करूंगी। नेक्स्ट सेशन में फिर हम मिल लेंगे। नेक्स्ट सेशन तक के लिए आप सभी को ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग। थैंक यू फॉर द सेशन। जय हिंद, जय भारत।